वालेकुम, गुड मॉर्निंग कराची विद मुख्तार अहमद में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। और आज जी हाँ, सिंपल इस एफएम 88.6 के इस शो में वो तमाम सामीन जो कि सुन रहे हैं और जो हमें देख रहे हैं उनको हम खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में। और सबसे मज़े की बात यह है कि आज हमारे शो के जो खुसूसी मेहमान हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं नाम लेना चाहूँ और इसके साथ अगर मैं बताऊं कि जो प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे कि कराची जैसे बड़े शहर में जो काम हो रहे हैं, तो जनाब हमारे साथ वासिफ इजलाल साहब मौजूद है जो कि सीईओ हैं रेड लाइन बीआरटी के। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा अपने शो में सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज़ाहिरी रंगों से इसका जो है वो शुमार किया जा रहा है, तो क्या इसमें खासियत क्या है कि रेड लाइन अगर है और येलो लाइन है तो इसमें क्या डिफ्रेंशिएट क्या है? रूट्स का डिफरेंट है एक तो सबसे बड़ा, इसके अलावा बीआरटी जनरेशंस का भी फर्क होता है। जिस तरह रेड लाइन जो है वो थर्ड जनरेशन बीआरटी रेड लाइन है, मतलब कि इसके अंदर आपकी डायरेक्ट सर्विस भी है, फीडर भी है और ट्रंक भी है। इससे पहले जो वाहिद थर्ड जनरेशन बीआरटी पाकिस्तान में है वो पेशावर की है। सबसे पहली पेशावर जी, सबसे पहली पेशावर की है और वो गोल्ड स्टैंडर्ड भी है। हमारी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है और थर्ड जनरेशन है। बाकी जो आई थिंक कलर्स का कोई सच इसमें वो नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंशिएट करने के लिए किया है, लेकिन डिफरेंट है। जिस तरह ग्रीन लाइन का आपको पता है कि वो सुरजानी से टावर चलती है। सही जी, कॉल्स का सिलसिला जारी है और कॉल बिल्कुल जी हम लेंगे। और बिल्कुल जी कॉल जो है वो हमारे पास आ चुकी है, देखते हैं कौन और कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? शाज़मा बात कर रही हूँ मैं कराची से। अच्छा जी, शाज़मान कराची से बात कर रही हैं। आज के टॉपिक पे क्या कहेंगी? हेलो शाज़मान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आवाज़ आ रही है, कट गई थी। जी हाँ, मुझे बताइएगा कि आज के टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगी? आज बस के बारे में बात कर रहे हैं ना आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल बस के बारे में बात हो रही है, बीआरटी के बारे में बात हो रही है, आवाम की खुशहाली के लिए बात हो रही है। और आज हमारे साथ सीईओ मौजूद हैं, जी हाँ, रेड लाइन बीआरटी के, और जनाब वासिफ इजलाल साहब भी मौजूद हैं। क्या सवाल करना चाहेंगी आप? मैं इनसे सवाल करना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं ट्रांसपोर्ट पे, लेकिन ये बल्दिया में क्यों आपको यहाँ फैसिलिटीज नहीं देते? कहाँ पे? ना यहाँ से डायरेक्ट कोई हमारी बल्दिया से कोई बस जाती है सेंट्रल कराची तक, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की थी ट्रैफिक के हवाले से कि मैं यहाँ से 100% जाती हूँ सेंट्रल कराची नॉर्थ नाजाबाद, तो मुझे कम से कम घर से 2 घंटे या पौने 2 घंटे पहले निकलना होता है। अभी जो रेड लाइन बस चली है और उसके अलावा ग्रीन लाइन बस चली है, लेकिन एक बस भी बल्दिया से नहीं गुजरती। कहा जाता है कि चाइना पीपल्स बस जो है वो यहाँ कराची से चलेगी, यहाँ बल्दिया से चलेंगी मोटरयार्ड तक, लेकिन बल्दिया में कोई बस ही नहीं आ रही। कोई बस नहीं आ रही है। जनाब आपकी जो शिकवा है वो बजा है और इसके लिए बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ सर मौजूद हैं और हम इनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। कि जो मैंने लाइंस का जिक्र किया जी सर, उसमें एक स्पेसिफिकली पर्पल लाइन है जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर की है और वो चलती ही बल्दिया से शेरशाह तक है। तो अब अभी ऑफ कोर्स वो प्लान के अंदर है कराची मास ट्रांजिट के। बिल्कुल इंशाल्लाह होपफुली, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जल्दी बहुत, लेकिन इन द कमिंग ईयर्स कोई ना कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ या कोई इंटरनेशनल लेंडिंग एसोसिएशन जो आपके बैंक्स हैं वो इसमें होते हैं, तो फिर ये एक डायरेक्ट इनको सर्विस मिल जाएगी थ्रू पर्पल लाइन, जो कि एक बीआरटी सिस्टम है जो कि अलग है। रेड लाइन जब शुरू हो जाएगी तो फिर मौसमियात से ये डायरेक्टली नुमाइश सारी चीज़ होगी से। अच्छा मुझे बताइएगा खास करके ये बीआरटी जो रेड लाइन बनाई जा रही है, हम ये देख रहे हैं जिस तरह आपने बताया कि 3.5 लाख लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ हम देख रहे हैं, जितनी बैंक्स हो गए या जितनी ऑफिसेज हैं वो सारे हम देख रहे हैं इसी रूट पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यही चीज़ अगर हम देखें कि अगर कॉमन जो पब्लिक बसेस नॉर्मली चल रही होती हैं, ये कॉमन जो पब्लिक बसेस हैं इससे कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ है, कितनी फैसिलिटेट करेगी लोगों को? देखिए, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का एक तो सबसे जो एक आप कहते हैं कि बड़ा स्पेसिफिक एडवांटेज होता है वो ये होता है कि ये सड़क के मीडियन में चलती है, यानी कि सड़क के बीच में चलती है। जैसे आप देखें ग्रीन लाइन है, बिल्कुल ये सड़क के बीच में चलेगी। राइट और लेफ्ट, जो पहला राइट ऑफ वे होगा वो बीआरटी रेड लाइन का होगा, तो एक तो उनको कोई रुकावट नहीं आएगी क्योंकि डेडिकेटेड कॉरिडोर है, उस पर सिर्फ ये बीआरटी ही चलेगी, कोई और गाड़ी नहीं आएगी। राइट और लेफ्ट पे जो है वो गाड़ियाँ चलती रहेंगी। और अगर मैं इसको आपका रूट बताऊं तो ये आपकी मलिर हॉल्ट से शुरू होगी, जी सर, फिर
टैंक चौक से होते हुए सफूरा से लेफ्ट पे मुड़ जाएगी यूनिवर्सिटी रोड। यूनिवर्सिटी रोड पूरा क्रॉस करके फिर अस्करी पार्क, दाऊद चौरंगी, मज़ार कायद एंड देन इट विल टर्मिनेट जो नुमाइश को। दैट्स ग्रेट। तो 22 स्टेशन हैं कॉमन कॉरिडोर ठीक। पे, 25 किलोमीटर का पूरा एक कॉमन कॉरिडोर है, 250 बसेस इस पे आएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि तमाम बसेस बायोगैस पे चलेंगी। तो बायोगैस important का बात है, मतलब बायोगैस। बायोगैस का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट होगा जो टैक्स पेयर्स के ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक बहुत ही मेजर और बहुत ही आप कह लें ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट है कराची के लिए भी और पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का पहला ही प्रोजेक्ट होगा जो जो बायोगैस बायोगैस के पे ऊपर चलेगा होगा। और गवर्नमेंट ऑफ अच्छा, एनवायरमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट है ये? ओह एब्सोल्युटली जी। देखिए इसको जो लैंडिंग एजेंसीज हैं उसमें आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, ग्रीन कैपिटल फंड है और AFD है जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है। तो ग्रीन कैपिटल फंड जो है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड, माय अपॉलॉजीज, इट्स द फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान जिसको उन्होंने फंड किया है। इसमें आपके जो दरख्त हैं 50,000 से 1 लाख नए दरख्त लगाए जाएंगे। इनफैक्ट आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी रोड के सामने से दरख्त निकाले जा रहे हैं। इस वक्त जितने भी दरख्त हैं हमारे रूट पे, एक दरख्त निकाल के 5 दरख्त लगाए जाएंगे। मुझे पता है इस पर दूसरा सवाल लोगों का यही होता है कि जी आप दरख्त निकाल रहे हैं। ये दरख्त एक्चुअली वो हैं जो कि कराची की इन्वायरमेंटल सेहत के लिए वैसे भी बेनिफिशियल नहीं है। आपके कॉर्नोकॉपस हैं और ये वो दरख्त हैं जो कि डेट्रीमेंटल है, उनको हम निकाल रहे हैं जो, और उनकी जगह आप लिखने लगा रहे हैं, डेट्स लगा रहे हैं, पाम ट्रीज लगा रहे हैं। ठीक। तो जब तक ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगी उस वक्त कराची को तकरीबन 75,000 नए ट्रीज हम नए दरख्त। दैट्स ग्रेट। और सेकेंडली तो सिलसिला ये है, ये देखें ना कि अगर हम इस दरख्त को निकाल भी रहे हैं तो वहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि आज अगर ट्रैफिक देखें तो ट्रैफिक में धुआं बहुत है, लोगों की अपनी पर्सनल जो है वो गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक्स हैं, उसका इतना सब धुआं है। अगर ये दरख्त भी निकालने के बाद अगर इस BRT के थ्रू ये जो बायोगैस इस्तेमाल हो रही है और अगर इससे देखें तो इससे तो इन्वायरमेंट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी, और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि फर्ज कीजिए कि हमने 5 दरख्त एक जगह से निकाले, ठीक, जिसमें से 3 जो हैं कॉर्नोकॉपस थे और बाकी 2 जो हैं वो अच्छे दरख्त थे। ठीक। जो अच्छे दरख्त थे वो एक्चुअली अलादीन जो वाटर पार्क की जगह थी KMC में, वहाँ एक पूरा अर्बन फॉरेस्ट बन रहा है। तो वो अच्छे दरख्त जो 2 थे वो उधर चले गए, वहाँ लगा दिए गए। जो कॉर्नोकॉपस थे उसको भी ज़ाया नहीं किया गया है, वो ही अलादीन पार्क के अंदर उससे फिर हम लोगों ने काम शुरू किया कि जो फर्नीचर बनता है वहाँ के अर्बन फॉरेस्ट में बैठने के लिए, उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और मतलब कोई वेस्टेज ना हो, बल्कि यूटिलाइजेशन हो रही है। कुछ नहीं है। और जो नए 5 दरख्त लगाए जाएंगे उसमें लिग्नम है, आपका डेट्स है, पाम ट्रीज हैं। तो एनवायरमेंटल ट्री, और ये जो दरख्त नए लगाए जा रहे हैं इनका मकसद क्या है? एक तो एनवायरनमेंट है, दूसरा ये कि आपकी BRT के दोनों साइड पे शेड हो। सही। और जो वहाँ एक साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है, जो फुटपाथ बना हुआ है, उसके ऊपर लोगों को भी थोड़ा सा शेड मिले, तो उसके ड्यूल बेनिफिट्स। दैट्स ग्रेट भाई। बिल्कुल जी, कराची के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट होने जा रहा है, बल्कि स्टार्ट हो चुका है और बस समझ लें कि थोड़ी सी वक्ती परेशानियां हैं। और वो तमाम लोग जो कि इस वक्त रास्तों में, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि सब्र और तहम्मुल के साथ अपने सफ़र को जारी रखिए और सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। वो तमाम लोग जो कि राइड कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और जी हाँ, सुनते रहे सिंध पुलिस FM 88.6। आज हमारे साथ मौजूद है जी हाँ CEO BRT रेड लाइन। और जी कॉल हम लेते हैं, देखते हैं किसकी कॉल है और कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी क्या हाल चाल है, कौन सा बात कर रहे हैं? आपने कराची को डेवलप के बारे में जो प्रोग्राम किया है ना, जी सर। तो बहुत अच्छा लगा। जी सर, बिल्कुल चल रहा है। सर कोई सवाल है आपका इस हवाले से? जी, मैं सिर्फ इतने सा क्वेश्चन करूंगा। एक जो ये पौधा इन्होंने जो लगाया, अक्सर अगर आप देखें तो घरों के बाउंड्री वॉल में इस्तेमाल हो रहा है, जो मेरे ख्याल में सफेदे की शक्ल का है। इसका ओरिजिनल नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता है। ठीक। ये पौधा जो है ना, ये जमीन को सुखा देता है। ठीक है। और ये हमारे यूनिवर्सिटी रोड पे भी और ये मुख्तलिफ शाहराहों पे भी मैंने देखा, इसके बहुत लंबे ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं और इससे जो है ना मच्छर भी पैदा होते हैं। ठीक। तो ये जब पौधे लगाएं तो उससे पहले जो है ना उस पर रिसर्च करें। जैसे अभी मिगलम का पौधा है,
इसकी हाइट भी नॉर्मल रहती है और इसमें फूल भी खूबसूरत लगते हैं। हम बायोगैस के वाले से बात कर रहे थे कि पहला बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए है। बायोगैस जो ये है, क्या सिलसिला है इसका? कितना बेनिफिशियल है ये खास करके एनवायरनमेंट के लिए? जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये मंसूबा कंसीव किया जा रहा था तो इसकी फिजिबिलिटी काफ़ी फ्यूल सोर्सेस पे की गई, डीजल पे की गई, आपका इलेक्ट्रिकल पे की गई। वाहिद जो फ्यूल का सोर्स था जिससे आपका ये सिस्टम फ़ायदे में जाता है वो बायोगैस था। ठीक। बायोगैस बेसिकली बायोमीथेन होती है, और ये प्रोड्यूस कैसे होगी? ये प्रोड्यूस होगी गाय के फजले से। अब आप पूछेंगे कि गाय का फजला कहाँ से आएगा, तो वी हैव बीन वेरी लकी कि जो भैंस कॉलोनी है आपकी Exactly. कराची के अंदर, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन साउथ ईस्ट एशिया जहाँ एक ही जगह पे आपके 3 से 4.5 लाख भैंसें मौजूद हैं इतने छोटे एरिया में। वहाँ के फार्मर्स के साथ हम लोगों की एक एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग है और यही मंसूबा है कि देखें वहाँ जो इस वक्त गाय का गोबर होता है वो फार्मर्स उठा के इसको फेंकते हैं नहर में और नहर से जाता है समंदर में, तो बिल्कुल। वो पोल्यूशन हो जाती है। हम लोगों ने ये किया है कि हम इनके साथ मुआहिदा करके और जितना भी ये फजला होता है ये उठाया जाएगा। सही सर। उसके बाद 2 किलोमीटर दूर बायोगैस का एक प्लांट लग रहा है, ये फजला वहाँ जाएगा, वहाँ से बायोगैस बनेगी, वो बायोगैस ट्रांसफ़र होगी रेड लाइन के डेपोज में। 2 डेपोज हैं, एक मली हॉल्ट पे है और एक मौसमियात पे, जी। और उससे चलेगी। किसी भी BRT, किसी भी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड को आप देख लें, सबसे बड़ा खर्चा उसमें फ्यूल का होता है। बिल्कुल ऐसा ही सर। ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें क्योंकि फ्यूल आप खुद बना रहे हैं और ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये वो फ्यूल है जो कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ से जो कि इस वक्त फेंकी जा रही है। तो ज़बरदस्त। जब आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो आप समझें कि कितना फ़ायदा है एक तो एनवायरनमेंट के लिए। बिल्कुल तो सर। ये ज़ीरो या नेक्स्ट आप कह लें कि नेगेटिव कार्बन इम्पैक्ट है इसका। दैट्स ग्रेट। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है जब ये 2 से 2.5 लाख लोग जो सफ़र करना चाह रहे हैं या 3 लाख जो लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो भी अपनी बाइक से अपनी गाड़ियों से समझ लें कि परहेज़ी करेंगे, क्योंकि उनको एक सस्ते अमाउंट में एक अगर अच्छा प्रॉपर्ली इन्वायरमेंट मिलेगा और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में अगर उनको मूव करने के लिए एक कहते हैं ना कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जब सफ़र तय करेंगे तो डेफिनेटली वो जो एक कंजम्पशन उनकी फ्यूल की वो भी बच रही है और साथ में इन्वायरमेंट में जो वो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है जो कि एयर पोल्यूशन है उससे भी बचा जा रहा है। सर मुझे बताइए कि खास करके क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर हम बात करें, क्योंकि अब सबसे बड़ा हॉट टॉपिक पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो क्लाइमेट चेंज है, तो क्या कोई ऐसी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसा सोचा है कि अगर आगे चल के कुछ क्लाइमेट चेंज होता है, मिसाल के तौर पे BRT की अगर बात करें पेशावर की, तो हमने देखा था कि जब बारिश हुई थी तो कोई सिस्टम हैक हो गया था, सिस्टम रुक गया था, बसेस रुक गई थी, तो क्या इसके लिए कुछ आप लोगों ने किया है यहाँ पे? जी बिल्कुल, अगेन एक जो बड़ा मेजर कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का वो ड्रेनेज सिस्टम है। इसके ड्रेनेज अलावा सिस्टम। आपका बायोवेल्स हैं। होगा ये कि इस वक्त एक तो जहाँ जहाँ हम लोगों को जहाँ से BRT रेड लाइन गुजरेगी वहाँ एक पूरा नया ड्रेनेज सिस्टम डलता जाएगा। दैट्स ग्रेट। ठीक है जी। दूसरा ये कि वाटर सेल्स हैं। जब बारिश होती है, जैसे हमने यूनिवर्सिटी रोड पे देखा, इस BRT के ट्रैक के साथ साथ ये फ़ायदा है कि अगर बारिश होती है जो पानी जो जमा होता है बजाय उसके कि वो ज़ाया हो या वो ड्रेन्स में जाए, वो सड़क के नीचे ही जमा होगा और उसी पानी को यूज़ किया जाएगा जो कि आपके नए पौधे लगाए गए हैं। ज़बरदस्त। तो एक तरीके से आपकी रिसाइकलिंग हो जाएगी। Recycling। So, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये अगेन गवर्नमेंट ऑफ सिंध का प्रोजेक्ट है और ये वाहिद प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में जिसमें फसाद टू फसाद डेवलपमेंट है। मतलब कि जहाँ जहाँ से ये BRT गुजरती जाएगी, राइट और लेफ़्ट साइड पे आपकी कॉरिडोर की डेवलपमेंट होती जाएगी। आपने पहला एक वो जिक्र किया था स्टूडेंट्स का, मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि ये गुजरती है 8 यूनिवर्सिटीज़ के पास से। NET है, कराची यूनिवर्सिटी है, सर सैयद है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी दी हुई है कि आप बस से उतरें और वहाँ एक बाइसाइक्लिंग ट्रैक है, वहाँ आपका एक इलेक्ट्रिकल आप समझ लें कि व्हीकल है, वो आप उस पर बैठ के एंड यू कैन बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, वहाँ आप पार्क कर दें
और जैसे आपने देखा होगा डेवलप कंट्रीज में होता है कि बिल्कुल ऐसे ही लास्ट है। माइल कनेक्टिविटी देते हैं, बिल्कुल तो ऐसे ये इसमें भी है क्योंकि आप 8 यूनिवर्सिटीज़ के रास्ते से कोई ना गुजर कोई रहे हैं। एप्लीकेशन होगी जिसके थ्रू आप आराम से जी, और सबसे बड़ा फ़ायदा इससे तो लोगों को तो है ही, स्टूडेंट्स को आप देखें कि कितना फ़ायदा होगा। दैट्स ग्रेट। ये तो कराची के लिए बहुत बड़ा काम होने जा बहुत रहा बड़ा है। काम। तो सर एक्सपेक्टेड मतलब कब से, मतलब ज़ाहिर है अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। अगर हम इसको देखें तो अब ये बनते-बनते फिर भी कितना टाइम लगेगा कि ये प्रॉपर्ली तैयार हो जाए? आप लोगों के एस्टिमेटेड टाइमिंग्स क्या हैं? देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए, पूरी कंस्ट्रक्शन के लिए 2 साल हैं, 2 साल। ठीक है जी। और जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट की, क्योंकि आपकी बसेज़ आएँगी, वो टेस्ट होंगी, कमीशन होंगी, इसके अलावा आपका बायोगैस का प्लान जो कंकरेंटली लगेगा, लेकिन वो एक सबकी टाइमिंग्स हैं। तो टोटल प्रोजेक्ट आप समझें कि जब बसेस चलना शुरू हो जाएंगी तो वो 3 साल का है, 3 साल। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे ऑफ द कंस्ट्रक्शन। सही। सर ज़ाहिर है कि अब जहाँ पे बात आ रही है कि स्टूडेंट्स भी वहाँ पे सफ़र कर रहे होंगे, वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा एक चीज़ अच्छा नज़र आ रही है कि एक इंटरेक्शन होता है ना लोगों का आपस में भी होता है। ट्रेन टू ट्रेन जैसे कि हम बाहर मुल्कों में देखते हैं, तो एक ही वक़्त में जब ऑफ़िसेज़ के लोग और यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स एक साथ जा रहे होते हैं, तो बड़ी अच्छी बातचीत भी हो जाती है। सर किराया ख़ास करके सबसे बड़ा मैटर होता है कि यार पेमेंट क्या देनी है, तो ये क्या फ्रेंडली पॉकेट है? देखिए बिल्कुल, अभी तो हमने जो इनिशियल फिजिबिलिटीज़ की थी तो उसमें जी। हमने आप समझिए कि पर एक सेगमेंट वाइज रखा था। अगर आप रेड लाइन की फिजिबिलिटी देखें तो 10 से लेके 55 रुपए तक डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। ज़ाहिर सही। बात है कि ये फेयर फिक्स करना ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सवाबदीद है। ज़िम्मेदारी है बिल्कुल। मगर आई एम श्योर कि अगर आप पीपल्स बस सर्विस देखें या आप ऑरेंज लाइन देखें, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो यही चाहती है कि जितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके उतना मिले। तो ये जब इंशाल्लाह टुवर्ड्स द इनिशिएशन भी जाएगी तो वी आर कॉन्फिडेंट कि वही फेयर रखा जाएगा कि जो कि लोगों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल। सही। सर ज़ाहिर है हम एक और चीज़ बड़ी देख रहे होते हैं कि ज़ाहिर है जो मुल्क है जमहूरी मुल्क है और सियासत का सिलसिला भी चल रहा होता है, तो ज़ाहिर है इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं और इतने बड़े प्रोजेक्ट पे 2 से ढाई साल लगेंगे। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, पॉलिसीज़ बदलती हैं, तो इससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना इस प्रोजेक्ट के ऊपर? नहीं, इंशाल्लाह जी। देखिए प्रोजेक्ट तो सिटी का होता है सिटी का होता है। सही। और जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें गवर्नमेंट भी होती हैं, आपके इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज भी होती हैं, सिविल सोसाइटी भी होती ठीक। हैं, जो बनाने वाले हैं वो भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं हमारे। तो और आप पिछले भी अगर प्रेसिडेंट देखें कि आपकी ग्रीन लाइन बनी, आपकी ऑरेंज लाइन बनी, बिल्कुल तो सर। इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी यही रहेगी सिंध में इंशाल्लाह। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई हमें उसमें रिस्क असेसमेंट या हमने कोई ऑब्स्टिकल ऐसा रखा हुआ है कि जी कुछ हो जाए। मैं चाहूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, सिर्फ 5 मिनट है और इन 5 मिनट में मैंने सारी चीज़ों को वाइंड अप करना है, तो जनाब मैं चाहूँगा कि वासिफ साहब आखिर में हमारी पब्लिक को मैसेज दे दीजिएगा। जी, पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं कि हम लोगों का एक बड़ा वाज़ेह ट्रैफिक डाइवर्जन प्रोग्राम या ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम, जी। क्योंकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ज़ाहिर बात है लोगों को तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए पे एक ट्रैफिक डाइवर्जन बनाई जाती है। पहले तो मैं सिंध पुलिस का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिल के और इट्स अ जॉइंट एफर्ट कि उन्होंने बिल्कुल। इतना काम हमारे साथ किया है कि दे हैव मेड इट लाइफ वेरी ईजी हमारे लिए भी, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके घरों के पास है, जिनके रूट्स पे ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। सही। So Sindh Police has been a major source of support for us, और इंशाल्लाह आगे भी वो रहेंगे in terms of managing the traffic, in terms of helping us out. ज़रूर। लोगों को मैं यही कहूँगा कि देखें, मुझे इल्म है इसका कि थोड़ी सी परेशानी होती है जब कंस्ट्रक्शन होती है, ऊपर नीचे होती है, मगर थोड़ा सा इसको बेयर कर लें। इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, बेशक। तो इसमें काफ़ी मीठाई होगा इंशाल्लाह। और ये है कि ट्रैफिक का कवानीन का थोड़ा एहतराम करें कि अगर कहीं लिखा है डाइवर्जन तो उस डाइवर्जन की तरफ ही जाएं, उसको वो पार ना करें या उसको ब्रेक ना करें ट्रैफिक के उसको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद थे सीईओ बीआरटी रेड लाइन वासिफ इजलाल साहब। इजलाल साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो आए। और जी वो तमाम लोग जो कि हमें इस वक्त सुन रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा और जो हमें देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि जी ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम कीजिए और इसके साथ साथ जनाब आसानियाँ पैदा कीजिए। हमेशा से मैं अपने शो के अख्ताम पे यही कहता हूँ कि जनाब आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि आपके लिए भी आसानी हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।